इस तरह हम जो है वो इजीली अपना जो रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है उसको सीख सकते हैं और इस तरह अपने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने आइल्स के अंदर। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्क्राइब करूँगा कि आइल्स क्या चीज़ है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आइल्स की बेसिक नॉलेज क्या है, आइल्स क्या चीज़ है, आइल्स के एग्ज़ाम कैसे होते हैं, आइल्स का एग्ज़ाम आपको क्यों देना होता है और आइल्स आपको देना क्यों ज़रूरी है। सेकेंडली मैं आपको इसमें कॉस्ट बताऊंगा कि उसकी कॉस्ट क्या आती है, उसकी बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं, और इस पर मैं आपको इनके आइल्स के तीसरी चीज़ मॉड्यूल्स भी सिखाऊंगा कि आइल्स में कितने मॉड्यूल्स होते हैं और काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। इस वीडियो के साथ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जो है वो मेरे चैनल को जो है विज़िट करके 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट के अंदर आप उसको सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आई थिंक कि इस वीडियो के बाद आपको बेसिक नॉलेज आइल्स की क्लियर हो जाएगी। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने खुद आइल्स का कोर्स किया था एक एकेडमी से, जो कि 25 to 30,000 के साथ मैंने किया था। और उस आइल्स के कोर्स के ड्यूरिंग मुझे जो नॉलेज मिली, जो सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, आज मैं इस वीडियो के अंदर वो सारी जो है ना कवर करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगी। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हूँ। गाइस आज मैं आपको सबसे पहले इसमें ये बताना चाहूँगा कि आइल्स होता क्या है। आइल्स बेसिकली एक तरह का, मैं आपको आइल्स की फुल फॉर्म वाले बताना चाहूँगा। आइल्स एक तरह का इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। आइल्स को शॉर्ट फॉर्म में जो है वो कहा जाता है IELTS, ठीक है, आइल्स इसकी स्पेलिंग है। और इसको अगर एक्सपेंड कर दो तो उसका मतलब होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। और ये एक तरह का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आपका चेक किया जाता है कि क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है और आपको क्या इंग्लिश बोलने आती है, क्या आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकते हैं, क्या आप लोगों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक स्पेशली जो है वो स्टडी वीज़ा के लिए भी होता है और वर्क वीज़ा के लिए भी होता है एग्ज़ाम जो है। और ये डिफरेंट कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप किसी कंट्री में मूव ऑन करते हैं, आप किसी कंट्री में जाने लगते हैं, तो उस कंट्री से जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट जो है वो आइल्स भी उसमें शामिल है। और ये कंट्री इसमें कौन कौन से शामिल है, जिसके अंदर सारे कंट्रीज़ आते हैं, लेकिन जो मेनली कंट्रीज़ आते हैं, जो मेन कंट्रीज़ हैं वो है UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और उसके बाद आता है कनाडा। ये मेन कंट्री है जहाँ पे आइल्स जो है बहुत ज़रूरी होता है, और इसके साथ साथ इटली भी। इसके साथ और भी काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे ये आइल्स बहुत ज़रूरी होता है। आइल्स उन कंट्री के लिए ज़रूरी होता है कि जहाँ पे आप उन्हें अगर स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं, तो स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो उधर आपको अगर इंग्लिश जो है, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर मैं इटली जाना चाहता हूँ और इटली के अंदर मैं इटालियन का कोर्स कर सकता हूँ इटालियन लैंग्वेज में, या नहीं तो अगर मुझे इटालियन नहीं आती तो मैं इंग्लिश ये जिसको लैंग्वेज कोर्स कर सकता हूँ, जिसको आइल्स का भी कहा जाता है, आइल्स लैंग्वेज कोर्स। आइल्स का एग्ज़ाम में देखे उस तरह से मेरा प्रूफ हो जाएगा कि मुझे इंग्लिश आती है। और अब मैं इसमें अब आपको आगे फर्दर डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि आइल्स, जैसे मैं आपको मेनली इटली का ही ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा क्योंकि मुझे उसकी ज़्यादा नॉलेज है। तो जैसे अगर मैं जाना चाहता हूँ इटली, तो इटली के अंदर मुझे अगर मैं जाता हूँ स्टडी पर्पज़ के लिए मुझे, अगर मैंने करनी है वहाँ पे कोई डिग्री, कोई बैचलर की डिग्री, या फिर मैंने अगर उसके साथ मास्टर की डिग्री करनी है वहाँ पर, तो उस डिग्री के लिए मुझे मेरी इंग्लिश जो है ये प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश मुझे बोलना बहुत अच्छी आनी चाहिए, और मुझे इंग्लिश समझनी अच्छी आनी चाहिए, लिखनी अच्छी आनी चाहिए, और साथ ही साथ मुझे उसको रीड करना अच्छा आना चाहिए। मतलब मुझे उसको सुनना भी अच्छा आना चाहिए कि जब मुझसे कोई बंदा बात करे, कम्युनिकेट करे,
तो मैं अच्छे से उसको सुन सकूं, और जब कोई बंदा मुझे बोले कि इस कुछ न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स कुछ रीड करने का बोले तो मैं उसको रीड कर सकूं। और अगर मुझे कोई बोले कि वो कोई लेटर लिखना है, कोई ऐसे लिखना है या कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो मैं उसको लिख के उसको इंग्लिश में दे सकूं। साथ ही साथ अगर कोई किसी के साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, इंग्लिश में बात करनी है, तो मैं उसके लिए भी जो है स्पीकिंग मेरी बहुत अच्छी इम्प्रूव होनी चाहिए। और स्पीकिंग के अंदर मैं ये है होगा कि मैं उनसे बात करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा, सारा टोटली इंग्लिश में बात करूँगा, और जिससे एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन भी आएगा और उसको बात की समझ भी आएगी और वो आपसे समझ सकेगा। और आइट्स आपकी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, सिर्फ ये आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप बिज़नेस हैं, अगर आप बिज़नेस मैन हैं, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं फ्यूचर में, या फिर आप किसी बड़ी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उस फील्ड के अंदर भी आपको ये बहुत ज़रूरी है। या फिर आप कहीं पे किसी कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो उधर भी आपको ये बहुत ज़रूरी होता है। आइट्स जो है वो बेसिकली इस तरह का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है जो कि एग्ज़ाम होता है एक तरह का, और स्पोकन इंग्लिश और आइट्स एग्ज़ाम ये दोनों अलग अलग चीज़ है। स्पोकन इंग्लिश जो है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। स्पोकन इंग्लिश में आप सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं, आप सीखते हैं कि लोगों से बात कैसे करते हैं, आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है जब आपने जॉब के लिए जाना है। सो ये हो गया स्पोकन स्किल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइट्स की। आइट्स एग्ज़ाम में अंदर टोटल हमारे पास 4 सेशन होते हैं। 4 मतलब उसके पार्ट्स होते हैं। इजी लैंग्वेज में अगर उसको बोले तो 4 किस्म के आपके मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स बोलो तो टाइप्स एक तरह की होती हैं। सो उसके अंदर आइट्स के अंदर फर्स्ट टाइप जो आती है हमारी, वो आती है लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग मतलब सुनना, आपके जब भी कोई बंदा बात कर रहा है दूसरा, तो उसको गौर से सुनना, ठीक है। लिसनिंग के अंदर भी काफ़ी स्पेसिफिकेशन आती हैं, लेकिन अभी मैं आपको फ़िलहाल आइट्स की बेसिक नॉलेज दूंगा। तो इसके बाद मैं दोबारा जो है नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको एक एक पार्ट डिवाइड करके समझाऊंगा डीपली, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लिसनिंग क्या है, रीडिंग क्या है, राइटिंग क्या है, स्पीकिंग क्या है। तो मैं एक एक करके आपको पार्ट बताऊंगा, तो आगे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, कि ओवरव्यू दूंगा मैं आपको कि आइट्स है क्या। सो इसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि पहला पार्ट है लिसनिंग का, ठीक है। लिसनिंग के बाद लिसनिंग में ये होता है कि आपने दूसरों की बात सुननी होती है, डायलॉग होते हैं, डायलॉग को आपने सुनने होते हैं, और एक तरह का आपके टेस्ट होता है, और जिस टेस्ट के अंदर आपने डायलॉग सुनने होते हैं और मोनोलॉग होते हैं वो आपने सुनने होते हैं। तो इस तरह बाकी काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो इसके साथ अगला पार्ट आता है रीडिंग। रीडिंग मतलब आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और आर्टिकल्स पढ़ के आपने जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस को आपने बारी बारी करके सॉल्व करना है, ठीक है। और ये हो गया हमारा लिसनिंग और रीडिंग। तीसरा पार्ट हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है राइटिंग। राइटिंग के अंदर भी आपने जो है वो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं, लेटर लिखने होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं जिनको आपने समराइज़ करके डिस्क्राइब करना होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपने एसेज वगैरह भी लिखने होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका राइटिंग का। सो अब इसके साथ हम चौथे पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है स्पीकिंग। स्पीकिंग के अंदर क्या होता है कि स्पीकिंग के अंदर हमने दूसरे बंदे से इंग्लिश में बात करनी होती है, कम्युनिकेट करना होता है, उसको अपनी बात समझानी होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी हम फर्दर पार्ट्स होंगे, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। इन चारों के अंदर आगे ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्क्राइब करूँगा मैं, लेकिन वो एक एक वीडियो करके करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग को अच्छा सिखाऊँ और साफ सुथरा सिखाऊँ, आपको गड़मड़ करके ना सिखाऊँ, एक तब आप पे बर्डन ना डालूँ। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि एक एक करके आप सुकून से वीडियो सारी देख लें। 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोस होंगी, या पे हो सकता है आधे घंटे की भी बन जाए, क्योंकि इसका पता नहीं होता, ये जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते तो कोई आइडियाज़ नहीं होता। सो चलें, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं। अब 4 मॉड्यूल्स के बाद मैं आपको इसका बताऊंगा कि आइट्स जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। कैटेगरी बोले तो 2 हिस्सों में जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट आता है एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक, और दूसरा पार्ट आता है जनरल ट्रेनिंग, ठीक है।
अब एकेडमिक क्या होता है? एकेडमिक बेसिकली उन चीज़ों के लिए होता है, हाई एजुकेशन के लिए, या फिर सिंपल अल्फाजों में कहो तो आपका एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एकेडमिक का हाइट्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप दूसरे पार्ट की जब बात कर लें, जनरल ट्रेनिंग के अंदर ये होता है कि आपको आप जाते हो वर्क वीज़ा के लिए, और वर्क वीज़े के लिए आपको जनरल ट्रेनिंग यानी आइल्स का जो जनरल ट्रेनिंग वाला एग्ज़ाम है आपको वो देना पड़ता है। तो ये बात मैंने अब कर दी, आपको समझा दे कि एकेडमिक जो होता है वो है आपके स्टडी पर्पज़ के लिए, और जनरल हो गया वर्क पर्पज़ के लिए, ठीक है। एक हो गया अपने जो स्टडीज़ करनी है, स्टडी वीज़ा के लिए बैचलर की डिग्री या फिर मास्टर की डिग्री करनी है उसके लिए, और एक हो गया काम, अगर आप में कोई वर्क परमिट है आपका, तो उस तरह आपने किसी शॉप पे काम करना है या किसी डिलीवरी जॉब पे, या मतलब इस तरह की जो भी जॉब्स होती हैं ट्रेनिंग जिसे वो कहते हैं, तो उनके लिए आपको जो है जनरल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब इसके बाद हम जो है इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जिसके अंदर मैंने जिस तरह आपको बताया कि इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, इसी तरह मैं आपको इसके अंदर डिस्क्राइब ये करना चाहूँगा कि किस तरह आप जो है इसकी बुकिंग कर सकते हैं आइल्स की। आई थिंक वो मुझे बाद में बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। आइल्स की बुकिंग के लिए आपको जो है वो ब्रिटिश काउंसिल 2 आइल्स की बुकिंग का भी डिफरेंट कैटेगरी है। पहला कैटेगरी ये है कि आइल्स की बुकिंग आपकी हो सकती है ब्रिटिश काउंसिल के ज़रिए, और एक हो सकती है IDP के ज़रिए। ये ब्रिटिश काउंसिल और IDP क्या चीज़ है, ये चीज़ भी मैं आपको एक वीडियो में अलग बना कर डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा ओवरव्यू कि ब्रिटिश काउंसिल एक तरह का कह सकते हो कि एक तरह की ऑफिस होता है, या फिर अब उसको मेरे वर्ड मुझे वो मिल नहीं रहा जो यूज़ करते हैं उसके, लेकिन एक तरह की मतलब एम्बेसी टाइप कह सकते हो, टाइप तो नहीं होगी, लेकिन हाँ मतलब एक तरह का ऑफिस होता है जहाँ पे जाके आप अपना टेस्ट देते हो। एक तरह का एग्जामिनेशन हॉल होता है, हाँ एग्जामिनेशन हॉल होता है जहाँ पे आप जाके अपना टेस्ट देते हो। और IDP भी सेम इस तरह का होता है। अब इन दोनों में बहुत लोगों को बहुत सारे डिफरेंस होते हैं कि यार मुझे IDP पे के ज़रिए टेस्ट करवाना चाहिए या फिर ब्रिटिश काउंसिल के ज़रिए टेस्ट बुकिंग करनी चाहिए। अब उसके अंदर ये है कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो ब्रिटिश काउंसिल है और IDP दोनों सेम है, इस पर कोई भी मतलब बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस पे आपको इजी लगता है आप उस पर जाके चले जाए, ठीक है। दोनों सेम टू सेम होते हैं, दोनों की कैटेगरी सेम होती है। अगर आपको यकीन मेरी बात पर नहीं आता तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ब्रिटिश काउंसिल एंड IDP, ठीक है। तो रिजल्ट में गूगल आपको देगा देयर इज़ नो डिफरेंट बिटवीन IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल, और फिर आपको आई थिंक ज़्यादा अच्छा यकीन आ जाएगा। सो चले वीडियो के बैक में आते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ कि इसके अंदर हमें बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। आइल्स के अंदर हमें जो है वो डिफरेंट किस्म के बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो हाँ एक चीज़ मैं बीच में भूल गया, जिस तरह मैं आपको पीछे बता रहा था कि जिस तरह हम बुकिंग करते हैं IDP के ज़रिए और ब्रिटिश काउंसिल के ज़रिए, तो इन दोनों के ज़रिए हम लोगों ने बुकिंग करनी है। बुकिंग करने के बाद हमने उनके सेंटर्स में जाना है, उनके सेंटर में जाके आपने उनकी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपने उनका जाके एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम का भी कैटेगरी क्या होता है कि उसके अंदर आपके तीनों एग्ज़ाम यानी जैसे है, गौर से सुनिएगा इस चीज़ को, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये 3 एग्ज़ाम आपके एक दिन ही होते हैं, सिर्फ एक दिन में। और उसके बाद आपके अदर इसके बाद आता है स्पीकिंग आपका 1 हफ्ते के बाद भी हो सकता है। उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि वो आप 1 हफ्ते के बाद दे सकते हैं या नहीं तो आप उसी दिन ही दे सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा आप 1 हफ्ते के बाद दें, क्योंकि आपका इतना बर्डन होता है, इतना स्ट्रेस होता है। एक दिन में आप 3 टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, और आपका इतना बर्डन पड़ जाता है, तो आपको आई थिंक थोड़ा सा ना अपने अंदर बर्दाश्त रखनी चाहिए, थोड़ा सा अपने आपको स्पेस देनी चाहिए। सो बेहतर ये है कि आप 1 हफ्ते के बाद उसकी बुकिंग रख लें, और उस पर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती, जितनी फीस होती है उतनी ही रहती है, सही है। सो अब मैं आपको इस पर बात कर लेता हूँ दोबारा आइल्स के ऊपर आ जाए, तो बुकिंग की बात इतनी होगी। अब मैं बात करता हूँ आइल्स के बैंड के ऊपर। बैंड्स किस तरह के होते हैं?
बैंड्स होते हैं आइट्स के अंदर, बैंड्स को एक तरह का कहते हैं मार्क्स, ठीक है। जैसे आपको बचपन में मिलते थे ना ए ग्रेड, बी ग्रेड, इस तरह करके जो है पुरानी क्लासों में, मैट्रिक में और स्कूल लाइफ में, तो उसी तरह करके आइट्स के एग्ज़ाम के अंदर भी ना बैंड्स होते हैं, मार्क्स, लेकिन उसको बैंड्स कहा जाता है। अब बैंड्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से लेके 9 तक, ठीक है। मतलब बैंड्स को 1 2 3 ही कहते हैं, आसान अल्फाजों में बोले। अब 0 जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बैंड्स। बस 9 बैंड से ज़्यादा आप छलांग नहीं मार सकते, और होते नहीं तो छलांग कैसे मारेंगे, ठीक है। तो 9 बैंड्स ही होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको उसके ज़्यादा बताता हूँ कि 0 बैंड्स किसके होते हैं। अब जिस बंदे की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं अब जाना चाहता हूँ इटली, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब मैं इटली जाना चाहता हूँ, तो इटली वालों ने, अपनी एम्बेसी वालों ने, अगर इटली के कंट्री में अपनी रिक्वायरमेंट रखी हुई है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्वायरमेंट मेरे लिए रखी हुई है, कि मेरे लिए नहीं, मतलब सबके लिए होती है तो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 6.5, ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरी रिक्वायरमेंट है 6.5, तो उसके लिए मुझे अपना बैंड अचीव करना होगा, और कम से कम मुझे 6 पॉइंट ही लेने हैं और अपनी उस बैंड को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर मेरे ज़्यादा अच्छे बैंड आ जाते हैं, 6 से ऊपर आ जाते हैं, तो वेल एंड गुड, ये तो अच्छी बात होगी ना। लेकिन अब मैं 6.5 से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है। अब आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चलना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 0 से लेकर 9 बैंड की किन किन लोगों की आते हैं, और वो उसकी क्या मायने होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं 0 की बात करता हूँ। अगर किसी का 0 बैंड आता है, तो उसका मतलब होता है डिड नॉट अटेम्प्ट द टेस्ट, मतलब उसने टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब वो छोड़ के आ गया। वो मतलब ये समझ रहा है कि यार मैं बस टेस्ट पढ़ा हुआ है, बस मैंने देख लिया, बस हो गया। ये उस बंदे के 0 आते हैं, ठीक है। उस बंदे के, क्योंकि उसने टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया होता, ठीक है। वो इतना कंफ्यूज होता है, इतना नर्वस होता है कि वो जब टेस्ट देने जाता है, वो देखता है कि यार मुझे टेस्ट तो आता ही नहीं है, इस पर हो क्या रहा है, उसी प्रिपरेशन नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, उसके रीज़न यही है मेन चीज़ कि कोई उसको आइडियाज़ नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे उठ के चले जाता है, ठीक है। तो वो जाके टेस्ट दे देता है, तो उसके 0 बैंड ही आने हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 1 बैंड। 1 बैंड किसका आता है, ठीक है। 1 बैंड उसका आता है जो कि नॉन यूज़र हो, जिसको इस्तेमाल ही नहीं करना आता, जिसकी प्रिपरेशन ही नहीं है कि आइट्स का टेस्ट देना कैसे, जिसको फेमिलर ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है कि आइट्स होता क्या है, ठीक है। उस बंदे के 1 बैंड आते हैं। और 1 बैंड भी ऐसे आते हैं कि अगर उसने 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया हो, या फिर उसने जाके टेस्ट वेस्ट दे दिया हो, तो इसके हिसाब से उसके बैंड आ जाते हैं। 1 बैंड, तो आई थिंक 1 बैंड बहुत, मतलब शर्मिंदगी की बात है यार। चलो खैर, आगे हम मूव ऑन करते हैं बैंड 2। बैंड 2 उनके होते हैं जो उनकी बहुत कुछ होती है प्रिपरेशन, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब हल्की फुल्की तैयारी करके गए होते हैं, और तो इसलिए मतलब उनके 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो उनके बैंड आ जाते हैं। प्रिपरेशन नहीं होती, लेकिन पास का तुक्का लग जाता है, तो बैंड आ जाते हैं। अब जो आता है 3 बैंड, वो उसको कहते हैं एक्सट्रीमली लिमिटेड यूज़र, जो उसको नॉलेज है आइट्स के बारे में, लेकिन लिमिटेड है, मतलब बहुत अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड कह रहा सॉरी, लिमिटेड है। बहुत ही कम नॉलेज है उसको आइट्स के बारे में, लेकिन वो अटैम्प्ट करके गया है, उससे जाके टेस्ट दिया है, अटैम्प्ट किया है, तो उसके 3 बैंड आ चुके हैं कहीं ना कहीं करके। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 बैंड। 4 बैंड किसके आते हैं? 4 बैंड किसके आते हैं? लिमिटेड यूज़र, यानी जिसको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन है आइट्स की कि आइट्स के सारा अटैम्प्ट करना है। और 4 बैंड किन के लिए होता है मैं ये भी बताता हूँ। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो वर्क वीज़ा के लिए जो अप्लाई करते हैं, जो लोग वर्क वीज़ा के लिए जिन कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी ज़्यादातर की रिक्वायरमेंट होती है 4 नहीं तो 4.5, इतनी रिक्वायरमेंट उनकी लाजमी होती है। क्योंकि वर्क वीज़ा के लिए ये होता है कि उसके उधर आपको सिर्फ जो है लोगों को, कस्टमर को समझना होता है, तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, तो आपको अनलिमिटेड यूज़र होना लाजमी। अब बात कर लेते हैं 5 बैंड। 5 बैंड किसके आते हैं? जिसके मॉडल यूज़र्स, जो को अच्छी नॉलेज है, उसको अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको यूज़र है, और
कुछ कंट्रीज़ होते हैं जैसे स्टडी वीज़ा के कंट्रीज़ है, जिसमें अगर बात कर लेता हूँ मैं कनाडा की या फिर यूके की। यूके का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कनाडा या जर्मनी वाली साइड पे जो है 5 to 5.5 ये जो बैंड है ये उसके लिए चल जाते हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ के लिए ये बैंड चल जाते हैं और वो इजी होता है। और अब बात कर लेते हैं 6 बैंड की। 6 बैंड उनके आते हैं जिसके नॉलेज बहुत इंक्रीज़ हो, जिसने सेशन अटेंड किए हो, सारा मटेरियल यूज़ किया हो और काफ़ी सारी नॉलेज ली हो और किसी इंस्टीट्यूट में जाके सारी इन्फॉर्मेशन ली हो। सो उसके बंदे के बैंड 6.5 होते हैं और 6 बैंड आते हैं। सो अब 6 जैसे मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो तो है कि 7.5 और सो इसीलिए इसी हिसाब से अगर मैं बात कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए, अगर मुझे जाना है इटली का, तो इटली के लिए कम से कम मुझे रिक्वायरमेंट होगी 6.5, ठीक है। तो इटली के लिए रिक्वायरमेंट होगी 6.5 और मुझे वो अचीव करना लाजमी है, ठीक है। तो वो अगर मैं अचीव कर लेता हूँ तो मुझे इजीली जो है इटली का वीज़ा जो है अप्लाई हो जाएगा और वो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं 7 बैंड की। 7 बैंड को कहा जाता है गुड यूज़र, और ये बैंड उनके आते हैं जो कि बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जिसको आइल्स के बारे में जिन्होंने आइल्स का सारा मटेरियल यूज़ किया होता है, इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लिए होते हैं और प्रिपरेशन की होती है और उनके प्रोग्राम में हिस्सा लिया होता है, तो उनके अच्छे बैंड्स आ जाते हैं आइल्स में। अब हम बात कर लेते हैं 8 बैंड की। 8 बैंड को कहते हैं वेरी गुड यूज़र, मतलब जिनकी 8 बैंड किस्मत वालों के आते हैं वही सीरियसली जो अच्छी और सच्ची बात है। अच्छा, तो 8 बैंड के अंदर ये होता है 8 बैंड जो आते हैं वो आपकी बहुत हाई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें जिनके लेवल बहुत हाई होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है 8 बैंड्स। और जिस पर देखिए 8 बैंड आ जाते हैं उसके साथ आप जब कम्युनिकेट करते हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है कम्युनिकेट करने में। सो अब बात करते हैं 9 बैंड की। 9 बैंड आखिरी बैंड है। इस बैंड्स के बाद आपका कोई बैंड नहीं आता, ठीक है। इस दुनिया में इसके बाद कोई बैंड पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है। और ये आखिरी बैंड है जिसको कहते हैं एक्सपर्ट यूज़र, ठीक है। एक्सपर्ट जो है जो जिनको सारी नॉलेज है या आर्ट्स होता है क्या है, आर्ट्स के अंदर क्या डेफिनेशन है, आर्ट्स के प्रिपरेशन किस तरह करनी है, लिसनिंग कैसे करनी है, रीडिंग कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, मतलब जिसनो के 9 बैंड आ गए ना भैया, आप उनके साथ मतलब आप बैठना भी दोबारा नहीं करोगे। मतलब उनकी इतनी अच्छी इंग्लिश होती है कि आप जब उनसे बात करोगे, अगर आपकी बैंड है मिसाल के तौर पे 4 से 5 और आप 9 बैंड वाले बंदे के साथ बात कर रहे हो तो आप अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हो। ज़ाहिर सी बात है आपके अपर लेवल का सीनियर बंदा आपके साथ बैठ के बात करेगा, थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी कि यार मैं इसके लेवल में क्यों नहीं हूँ। लेकिन ये थे हमारे 9 बैंड्स, मतलब टोटल 9 बैंड्स होते हैं आर्ट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर्मेट की। आर्ट्स के अंदर 2 तरह के टेस्ट के फॉर्मेट होते हैं। पहला टेस्ट फॉर्मेट ये होता है कि आपको पेपर बेस्ड दिया जाता है, ठीक है। आर्ट्स फॉर्मेट बोले तो आइल्स को देना किस तरीके से, आइल्स के एग्ज़ाम किस तरीके से होते हैं, किन चीज़ों पे होते हैं। एक होता है पेपर वर्क, जो आप बचपन से जिस सारे मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सारा कुछ करते हो, वो सारा कुछ पेपर में करते आ रहे हो, ठीक है। तो उस तरह आप पेपर बेस्ड जो है वो एक दे सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर आपको पेपर्स मिल जाता है और जो आंसर है वो आपको पेपर के ऊपर करते हैं। लेकिन आपको जो स्पीकिंग होती है ना, उसके अंदर जो स्पीकिंग का मॉड्यूल है पेपर के अंदर, वो आपको जो है वो करनी पड़ती है फेस टू फेस। उसके अंदर आपके सामने अगर आप मिसाल के तौर से पाकिस्तानी हैं तो लोकल पाकिस्तानी आपके सामने बैठा होगा, उसके साथ आप स्पीकिंग के अंदर कम्युनिकेट करेंगे उससे। अगर वह कोई मतलब बाहर वाला है, ब्रिटिश काउंसिल का कोई गोरा है, मतलब कोई अंग्रेज़ है, तो उससे भी आप कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन फ़ेस टू फेस पेपर वर्क में आपकी फ़ेस टू फेस ही होती है, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं सेकंड जो उसका फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है कंप्यूटर बेस। अब कंप्यूटर बेस में भी क्या होता है, कंप्यूटर बेस सबसे इजी होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पेपर वर्क। क्योंकि मैं भी रिकमेंड ये करूँगा कि आप कंप्यूटर बेस पे ही दें, ठीक है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर बेस लेके आया हूँ, तो मुझे पता है कंप्यूटर बेस क्यों इजी है, और मैं इसकी रीज़न भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर बेस में होता है क्या। लिसनिंग आप कंप्यूटर के ऊपर करेंगे, लिसनिंग के अंदर उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूँगा माजर से, क्योंकि पेपर बेस का मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। पेपर बेस में क्या होता है कि अगर आप कर रहे हैं लिसनिंग पेपर बेस के अंदर, लिसनिंग कैसी होगी
आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होंगे, आपके पास पेपर पेंसिल होगी और क्वेश्चंस उसके ऊपर लिखे होंगे, और एक बड़ी सी मतलब ब्रिटिश काउंसिल या आईडीपी के सेंटर में जब आप जाते हैं, उस सेंटर के अंदर आपकी बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी और आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे, और उस स्क्रीन के अंदर रिकॉर्डिंग भी होगी, ठीक है, लिसनिंग की, और उस लिसनिंग को आप सुन के आप अपने पेपर फॉर्मेट के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। अब जब आप लिसनिंग को उसके अंदर कर रहे होते हो तो वो आपको एक क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्यूटर बेस वाले पे जाएं। लेकिन अगर जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो वो तो पेपर बेस पे ही जाएंगे, ठीक है, तो वो पेपर बेस पे करें तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। लेकिन हाँ, मतलब इतनी भी बुरी नहीं होती कि आपको सुनाई ना दे, तो काफ़ी अच्छी खासी आवाज़ होती है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्यूटर बेस पे जाएँ। सो अब इसमें मैं बात कर लेता हूँ कि पेपर बेस के अंदर रीडिंग कैसे करते हैं। रीडिंग के अंदर आपको पेपर के ऊपर जो है वो आर्टिकल्स लिखे होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के ऊपर लिखे होते हैं, वैसे आपको ऐसे लिखा होता है या फिर लेटर या एप्लीकेशन, वो आर्टिकल्स रीड करके साथ आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं पेपर के ऊपर ही, ठीक है। और साथ इसके बाद आपके पास आ जाता है राइटिंग जो है वो आपने अपने पेपर के ऊपर ही जो है उसका ऐसे लिखना होता है, और ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिखने के बाद आपको साथ लिखना होता है अपना क्या कहते हैं पाई चार्ट, या फिर उसकी समरी जो है वो अपनी लिखनी होती है। एक तरह का आपको पाई चार्ट आ जाता है, एक तरह का ग्राफ बना हुआ आ जाता है जिसके ऊपर ट्रेंडिंग वगैरह शो होते हैं, तो उसको भी आप जो है वो इस तरह पेपर बेस पे कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब चौथा जो आता है स्पीकिंग इसके अंदर फेस टू फेस होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, फेस टू फेस आप बंदे के सामने, बंदा आपके सामने बैठा होगा और आप उसके सामने बैठे होंगे, दोनों आपस में बात करना, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो उसी तरह आपकी होगी। वो फिर उस पे पेपर वाला कोई सीट नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी फेस टू फेस ही होगी। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस की। कंप्यूटर बेस के अंदर जो है काफ़ी इजी होता है। कंप्यूटर बेस के अंदर ये होता है कि जब आप मिसाल के तौर पे मैं लिसनिंग की पहले बात करता हूँ। लिसनिंग के अंदर ये होता है कि आपके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर आपका एक मॉक टेस्ट खुल जाता है। मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है जो कि ब्रिटिश काउंसिल में एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर आपका सारा टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि लिसनिंग के अंदर आपने मॉक टेस्ट के अंदर आपको दिखाया जाता है कि डायलॉग सुनाए जाते हैं, दो बंदे आपस में बात कर रहे होंगे कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे और उसको आप सुन के जो है वो कंप्यूटर के ऊपर ही टाइप करेंगे। अपनी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर MCQs हैं वो सारे कुछ, वो आपको मैं एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग होता है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, मेरी प्लेलिस्ट पे भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो वो मैं आपको एक स्पेसिफिक करके ना आपको अलग अलग करके ज़रूर समझाऊँगा। अब बात कर लेते हैं लिसनिंग के अंदर। सो लिसनिंग के अंदर पहले आपको डायलॉग होते हैं, मोनोलॉग होते हैं, और ये सुन के आपने अपना जो है ना कंप्यूटर के ऊपर ही सारा सॉल्व करना होता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। अब रीडिंग के अंदर क्या होता है? रीडिंग के अंदर जो है कंप्यूटर के ऊपर एक आर्टिकल्स को ओपन होता है और उस आर्टिकल्स को आपने रीड करना है, और रीड करके उसको समराइज करके उसके आपने साथ जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं उनको सॉल्व करने होते हैं। साथ ही इसी तरह आपको राइटिंग का मॉड्यूल जो आता है वो भी अपने कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व कर होता है। राइटिंग में आपको बेनिफिट ये होता है कि आपने राइटिंग जब आप कर रहे होते हैं उसके अंदर आपके वर्ड्स जो हैं वो काउंट होते हैं, ठीक है। अब जब आप पेपर बेस कर रहे हो तो पेपर बेस में अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, ऐसे कि आप वर्ड्स काउंट नहीं कर सकते कि आपने कितने वर्ड्स लिखे, क्योंकि आप लिखी जा रहे हो, इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के वर्ड्स काउंट करो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर बेस के ऊपर ये होता है कि आपको समझ भी आ रही होती है, क्योंकि उसके नीचे मेंशन हो रहा होता है कि आपने इतने वर्ड्स लिख चुके हैं और आपने इतने वर्ड्स लिखनी है, ठीक है। और उसके अंदर वर्ड्स कितने होते हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारा कुछ अगर इस वीडियो में समझा दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतनी लंबी मैं नहीं लेके जाना चाह रहा। सो अब बात कर ले तो उसके अंदर राइटिंग की। तो राइटिंग के अंदर आपको जो है वर्ड्स काउंट नज़र आते हैं कि वर्ड्स कितने आप लिख रहे हैं, कितने टाइप कर रहे हैं, वो लिखे हुए आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको राइटिंग के अंदर आपने ऐसे लिखना होता है और साथ लेटर और एप्लीकेशन तो वो लिखनी होती है। तो वो लिखने के बाद अब आपके बात कर लेते हैं इसके अंदर स्पीकिंग की। इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, स्पीकिंग फेस टू फेस भी होती है और वीडियो कॉल के ऊपर भी होती है।
वीडियो कॉल के ऊपर कैसे होती है कि जो कोई गोरा या कोई अंग्रेज़ है वो वीडियो कॉल प्ले कर देगा, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, ज़रूरी है कि कोई गोरा हो, वो वीडियो कॉल प्ले कर देंगे और आपको यहाँ से एक कमरे के अंदर भेजेंगे जो बाहर रिसेप्शन पे होते हैं, वो आपको कमरे के अंदर भेजेंगे और उसके अंदर लैपटॉप होगा, लैपटॉप के अंदर आपकी वीडियो प्ले होगी और उस पर आप कम्युनिकेट करेंगे दूसरे से वीडियो कॉल पे, ठीक है, और उससे आप इंग्लिश में बात करेंगे। और साथ अगर बात कर लें कि फेस टू फेस, अगर आप फेस टू फेस एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हैं बुकिंग के टाइम, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको कोई लोकल पाकिस्तानी या फिर जैसे नॉर्मल जो ब्रिटिश कौंसल का कोई बंदा होता है वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है आपके सामने बैठ के, ठीक है, और उसके साथ आप कम्युनिकेट करके आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेपर बेस और कंप्यूटर बेस, ये आपको मैंने टेस्ट फॉर्मेट समझा दी है। अब मैं आपको इस पर बात कर लेता हूँ कि ड्यूरेशन क्या होती है। ड्यूरेशन में वैसे डिस्क्राइब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, तो मैं इसको बाद में नेक्स्ट वीडियो पे भी रिपीट करूँगा, लेकिन मैं अभी भी रिपीट कर देता हूँ। सो टेस्ट ड्यूरेशन क्या होती है, उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग की, ठीक है, और ये मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा कि जनरल की और एकेडमिक की, एकेडमिक और जनरल टेस्ट की, इन दोनों की टाइमिंग सेम टू सेम होती है, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगी, सेम टू सेम टाइमिंग होगी। अब मैं उसके अंदर जो आपके मॉड्यूल्स हैं मैं उनकी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो 4 मॉड्यूल्स आते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो लिसनिंग क्या है, लिसनिंग का टेस्ट जो होता है, इसको इस बात को गौर से सुनिएगा क्योंकि बाज़ लोग ये भूल जाते हैं, ठीक है। लिसनिंग का जो टेस्ट होता है उसके अंदर आपके पास होते हैं 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट्स, और उसके अंदर 30 मिनट्स के अंदर आप जो है वो सारा जो है सुनते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व कर रहे होते हैं और साथ अपने नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं, और 10 मिनट्स आपको मिलते हैं, आप उसको कंप्यूटर के ऊपर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मीन्स मतलब उस सारे के जो अपने साथ नोट्स बना रहे थे, अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं पेपर बेस कर रहा हूँ तो पेपर बेस के ऊपर अगर मैं पेपर बेस के ऊपर तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर बेस के ऊपर आप साथ साथ ही लिखे जाओगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन अगर कंप्यूटर बेस के अंदर कर रहे हो तो कंप्यूटर बेस के अंदर आप साथ अगर नोट्स कहते हो जिसके अंदर आप जो है लिसनिंग जब कर रहे हो आप साथ साथ मोनोलॉग डायलॉग ये सुन रहे हो तो साथ साथ आप नोट्स बना रहे होते हो, ठीक है। बाज़ लोगों की ये होती है कि उनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कंप्यूटर बेस के ऊपर कि वो डायरेक्ट टाइपिंग शुरू कर दे, वो साथ साथ नोट्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि एंड में 10 मिनट मिलेंगे, वो उसके जो 10 मिनट मिलेंगे उनके अंदर वो रिकवर कर लेंगे, उस टेस्ट को उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट मीन्स टाइप कर देंगे, ठीक है। सो वो 10 मिनट मिलते हैं, तो टोटल इसके 40 मिनट लिसनिंग है, 40 मिनट। और अब हम बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग के अंदर हमें होता है 60 मिनट, ठीक है, टोटल 60 मिनट। अब वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं एक एक अलग अलग करके समझाऊंगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की, मैंने आपको बता दी 60 मिनट, लिसनिंग की 40 मिनट, रीडिंग की 60 मिनट और राइटिंग का भी 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट्स जिसको बोलते हो, 60 मिनट, ठीक है। बाज़ का कन्फ्यूजन हो कि मैं कह रहा हूँ 60 मिनट्स, वो सुन लें 60 मिनट, ठीक है, तो 60 मिनट नॉट 16 मिनट, ठीक है। सो अब आप बात कर लेते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास 11 से 14 मिनट्स होते हैं, ठीक है, 11 to 14 मिनट्स, ठीक है। उसके अंदर अब ये ड्यूरेशन टोटल है जो कि टेस्ट की ड्यूरेशन है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये टोटल कोई बनता है अगर 2 घंटे ये हो गए, और 30 आई थिंक 3 से 4 घंटे आई थिंक इतने में आपको पूरा टोटल टेस्ट हो जाता है, ठीक है। वो इस बेसिस पे कि अगर आपने स्पीकिंग सेम डे पे रखी हुई थी स्पीकिंग मॉड्यूल्स, तो आपका 4 घंटे के अंदर ये सारा टेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने स्पीकिंग 1 हफ्ते के बाद रखी हुई है, मैं वही रिकमेंड करूँगा कि 1 हफ्ते के बाद ही रखो, ठीक है, तो आपका जो है वो बाकी जो टेस्ट होगा वो आई थिंक 2 घंटे 40 मिनट के अंदर आपका सारा टेस्ट होकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको थोड़ी स्ट्रेटजी समझाना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हैं, उसकी मैं थोड़ी आपको टिप्स देना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले कि आप टेस्ट फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है।
आप अपने आप को फेमिलराइज करवाएं कि आपको जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं वो किस तरह का होगा, कैसे होगा, उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। और वो टेस्ट आप मॉक टेस्ट के ज़रिए जो है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, वो किसी भी ऑनलाइन भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे मॉक टेस्ट सॉफ्टवेयर तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के ऊपर से, या नहीं तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब किसी एकेडमी में जा रहे हैं, उनके पास भी मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं और आप उनसे लाजमी उनको USB के अंदर अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करवा लें, ठीक है। तो उन मॉक टेस्ट के ऊपर जो है वो आपको फेमिलाइज होना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट और ब्रेडिटेड शोर्स का जो टेस्ट होता है वो सेम टू सेम होता है, टू कॉपी, मतलब कोई चेंजेस नहीं होती, सेम टू सेम होता है। बस ये होता है कि वो जो सबमिशन का बटन होता है ना, सबमिट करने का, वो आपके पास मॉक टेस्ट के अंदर होता है। वो ये रीज़न होती है कि आप तब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप ब्रिटिश काउंसिल में या IDB पे जाते हो तो वहाँ पे आपके पास सबमिट का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास होता है सारा कुछ, ये सबमिशन का और क्या नाम, सॉरी, सबमिट का टेस्ट, सबमिट का बटन, सॉरी, उनके पास होता है, ठीक है। सो अब मैं सेकंड टिप्स की बात करना चाहूँगा कि प्रैक्टिस, ठीक है। आप ऑनलाइन मटेरियल लो जिसके अंदर पास्ट पेपर होते हैं और सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। एक मैं चैनल आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आइट्स एडवांटेजेस, ठीक है। ये चैनल बेस्ट चैनल है और इसके एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा है। इस चैनल में अंदर जो है वो एक गोरे का चैनल है, मतलब एक अंग्रेज़ का चैनल है, और वो टीचर जिस तरह उसने समझाया हुआ है आइट्स को, वो मतलब क्रेजी है। मतलब वैसे मैं किसी की प्रमोशन करना नहीं चाहता था, लेकिन इट्स नॉट अ प्रमोशन, ये अब मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसके ज़रिए जो है ना वो उनके चैनल पे जाके भी आप जो है ना दे सकते हैं, क्योंकि मैंने जब शुरू में प्रिपरेशन करनी थी तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से नहीं थी इकट्ठी की थी। तो वो इंग्लिश में समझाएंगे तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर है कि इंग्लिश में ही समझो। उससे ये होगा कि जब आप उनको सुन रहे होंगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही होगी। और उनकी वेबसाइट के ऊपर ना आपको पास पेपर भी मिल जाएंगे और जो आइट्स का मटेरियल है, सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह, वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी मॉक टेस्ट का मैंने आपको समझा दिया कि वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो किसी भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ से आप बाई कर सकते हैं या डाउनलोड करवा सकते हैं, ठीक है। उनको कुछ पेमेंट दे दें कि मुझे आपका सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। अब इसी के साथ मैं बात करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ वो सॉफ्टवेयर मॉक टेस्ट का, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल के ऊपर या मुझे फेसबुक या व्हाट्सएप के वही कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज कर दें। तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं किस तरह उसको मैनेज करवा के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। सो अगर आप सीरियस हैं तो वैसे नहीं। ओके, सो अब मैं बात करता हूँ आगे तीसरे टिप्स की, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। वो आप कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, और सारे इंग्लिश में पढ़ें, उर्दू में पढ़ने नहीं बैठ जाना, ठीक है, इटालियन में पढ़ने नहीं बैठ जाना, सिर्फ इंग्लिश में, क्योंकि आपका मकसद है आइट्स एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है। अब मैं बात कर देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। कोशिश करें कि टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें। इसके अंदर आपको लिसनिंग का जिस तरह 40 मिनट मिलते हैं, उसके अंदर 40 मिनट के अंदर अंदर इतनी अच्छी अपनी ग्रिप बनाएं कि आप 40 मिनट के अंदर अंदर जो है लिसनिंग का टेस्ट दे सकें। और इसी तरह आप रीडिंग का जो है वो 60 मिनट है, और राइटिंग के भी 60 मिनट हैं, और स्पीकिंग का तो वैसे भी हलवा है, मतलब 11 से 14 मिनट, ठीक है। लेकिन इतना भी हलवा ना समझ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। उसके अंदर बाज़ औक़ात होंगे बहुत गंदे पैड भी होते हैं, तो उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करना। तो टाइम को मैनेज करने की जो है ना प्रैक्टिस, वो अपने बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। आगे मैं ये कहूँगा कि फोकस ऑन योर फ्रीक्वेंसी एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग के अंदर आप जो है ना अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो थोड़ा सा नेचुरल करने की कोशिश करें, उसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। और प्रैक्टिस आप किस तरह कर सकते हैं स्पीकिंग की? बेहतर ये है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर जो है ना अपने आप से बातें करें इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन मैंने जो कॉन्फिडेंस उस टाइम पे आता है ना अपने आप से बात करने का इंग्लिश के अंदर, वो किसी और जगह से आपको नहीं मिलता, ठीक है। और वो एक चले छोड़े उसको नहीं। अच्छा, अब मैं
अगली बात करना चाहूँगा फीडबैक। कोशिश करें कि जितना से जितना आप फीडबैक ले सकते हैं लोगों से आइल्स के बारे में उतना लिए, ठीक है। बाज़ का लोग होते हैं फीडबैक नहीं लेते लोगों से, नहीं पूछते चीज़ों के, हिचकिचाते हैं, नर्वस होते हैं कि मैंने इससे चीज़ पूछ ली आइल्स के बारे में तो वो मेरी बेइज्जती ना कर देगी वो। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइल्स एक वाहिद किस्म का एग्ज़ाम है जिसके अंदर सब आपको बड़ी खुशी खुशी जो है आपकी हेल्प करने को तैयार होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हाँ, मैं अकेडमियों की बात नहीं करूँगा, वो तो ज़ाहिर सी बात है उनके प्रोग्राम है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो फीस चार्ज करेंगे। लेकिन जो आपके स्टूडेंट हैं वो आपको जो है हेल्प करेंगे, आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे आइल्स के अंदर। सो आप आइल्स की जो बाकी है वो रजिस्ट्रेशन की तो मैंने आपको बात कर दी है कि आप जो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रिटिश काउंसिल की और IDP की, उसके ऊपर आप जाके जो है टेस्ट की बुकिंग कर सकते हैं और आपने देखनी है कि टेस्ट की डेट्स कब अवेलेबल हैं वो आप कर सकते हैं। और उसकी कॉस्ट, अब बाज़ का मैं कॉस्ट भी थोड़ा बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ, लेकिन मैं बाकी वीडियोस में क्लियर डिस्क्राइब करूँगा कि कितनी कॉस्ट होती है। तो उस पर मैं जनरल व्यू दूंगा, एक एस्टिमेटेड व्यू। जो जनरल वालों का होता है, जनरल ट्रेनिंग वालों का, उनका जो कॉस्ट होती है वो कम से कम 50,000 से 55,000 इतनी होती है। आई नो कि आप शौक हो गए होंगे इसकी मतलब प्राइस सुन के, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है। इतनी ही प्राइस होती है 60,000 से लेके 50,000, सॉरी 50,000 से लेके 55,000, ठीक है। 55 इसको वो क्या बोलते हैं, 50,000 से लेके 55,000 तक, ठीक है। तो इतनी होती है जनरल ट्रेनिंग वालों की। अब बात कर लेते हैं एकेडमिक ट्रेनिंग वालों की। एकेडमिक ट्रेनिंग वालों की जो कॉस्ट होती है वो होती है 60,000, ठीक है। मतलब 60,000, 60,000, ठीक है, 60,000 उनकी होती है। और अब मैं ये सजेशन करूँगा कि ये कोशिश ये करो कि एक ही दफ़ा टेस्ट दो, ठीक है, और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जो, बेशक आपको 3 से 4 महीने लगते हैं लगाओ, ठीक है। टाइम जितना ले सकते हो लो, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, उसके अंदर अपनी प्रैक्टिस अच्छी करो और ग्रिप करो और उस टेस्ट को टाइम पे देने की कोशिश करो। ज़्यादा लेट भी मत करना, क्योंकि बाज़ औक़ात बैठे रह जाते हैं प्रैक्टिस करते करते और टेस्ट देने की जब बारी आती है तो वो टेस्ट जो है तब दिमाग से निकल गया होता है। तो अपने जो है ना कोशिश करो कि उसको ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो। अब मैं आपको ये भी इसमें बताना चाहूँगा कि आइल्स जो है वो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है, यानी मतलब वो कितनी उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, ठीक है। आइल्स बेसिकली 2 साल के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर के लिए, 2 ईयर्स 2 साल के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। अब 2 साल से के बाद जो है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दोबारा आइल्स करना पड़ता है, दोबारा आपको 60,000 50,000 देख के आइल्स का टेस्ट देना पड़ते हैं। तो बेहतर ये है कि ये आइल्स तभी ही करना है कि जब आपका ड्यूरेशन कम हो। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं इटली जाना चाहता हूँ या फ्रांस जाना चाहता हूँ या तो भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पर UK या कनाडा जाना चाहता हूँ तो वो हो गया। तो उसके अगर मैं मिसाल के तौर पर इटली जाना चाहता हूँ तो इटली के लिए मुझे कम से कम 1 साल पहले जो है आइल्स का टेस्ट देने के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ज़्यादा लेट भी ना करो और ज़्यादा जो है वो जल्दी करने की कोशिश मत करो। बस ये है कि उसे करीब मुझे मतलब जब आपको लगे कि मैंने बाहर जाना है, मेरे एक मुल्क जाना है, मेरा वीज़ा जो है वो ज़्यादा जल्दी लग सकता है, तो कोशिश करो कि उससे 5-6 महीने पहले जो है ना आप आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तो ये बेहतर है। तो वैलिडिटी मैंने वो समझा दिया, मैं इस पर बात कर देता हूँ कि इसके पर्पज़ क्या होते हैं, मतलब या पर्पज़ क्या होती है। स्किल इमिग्रेशन country like Canada, Australia use आइल्स पार्ट्स ऑफ देयर इमिग्रेशन पॉइंट्स। इमिग्रेशन पॉइंट्स के लिए मतलब इमिग्रेट करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप जब माइग्रेट करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए माइग्रेट करते हैं, तो आपको आइल्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बाकी स्टडी वीज़ा के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है, वर्क वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको आइल्स के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए लाइक अगर आपने कनाडा के अंदर PR लेना है, PR मतलब परमानेंट रेजिडेंसी, आसान अल्फाजों में बोलो तो सिटीज़न होना, मतलब जैसे अगर मैं हूँ पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी होने का जो सबूत है
तो वो उसको कहते हैं PR, ठीक है, जो आपको अगर मिसाल के तौर पे इटली है, कनाडा है, तो 6 से 7 महीनों के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। बाज़ औक़ात बहुत लेट भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मिल जाती है, ठीक है। सो गाइज़ आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ आपको जो है वो बेसिक्स आपकी क्लियर होगी कि आइल्स होता क्या है, आइल्स के अंदर कोर्सेज होती हैं, और मैंने बहुत कुछ इसमें डिस्क्राइब कर दिया है। लेकिन अब मैं फर्दर इसको डिस्क्राइब करूँगा अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर, जिसके अंदर मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊँगा लिसनिंग की, कि लिसनिंग क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रीडिंग क्या है, राइटिंग क्या है, स्पीकिंग क्या है, और फिर मैं उसको सैम्पल क्वेश्चंस भी आपको देके समझाऊंगा और प्रैक्टिकल कोशिश करूंगा कि उसको करूं कि और आपको समझाऊँ हर एक वीडियो के अंदर कि किस तरह आप जो है वो उन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिल सके जल्द से जल्द, और जब मैं वीडियो अपलोड करूं अगली वीडियोस तो वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले उसको प्ले करके देख सको और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सको, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ इसको पे करने के लिए ना ये काम करना है कि आपको सिर्फ बेल आइकन को दबाना है, प्रेस के सब्सक्राइब के बटन को दबाने, ठीक है। तो इतनी अगर मेरे से अगर कोई बंदा समझा रहे, डिटेल से समझा रहे हैं, 22-25 हज़ार 30 हज़ार का कोर्स करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, मतलब दिल खुश हो जाएगा यार, और क्या चाहिए। सो आई थिंक कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझसे पूछा जाए तो पूछ सकेंगे, और मैं एक आपको कमेंट का जवाब लाजमी दूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए आइल्स के बारे में तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक का मेरे जो है वो यूट्यूब पे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे मैसेज करो, मैं फ़ौरन रिप्लाई कर दे, तो मैं बिज़ी होता हूँ लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। सो मैं आपको जो है वो रिप्लाई कर दूँगा टाइम पे। और अगर आपको इसमें कोई मटेरियल रिक्वायर्ड है, आपको अगर चाहिए कि जैसे सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट का सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए आप मुझे स्पेशल जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप जो है उस पर वीडियो बना दो या ये वो, ठीक है, तो मैं उसमें बनवा दूँगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ में आया, तो इसके लिए इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखें, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट्स कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो, उनको भी सीखने को मिले। और ये बहुत ही वायद इंपॉर्टेंट सेशन था, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आइल्स को क्लियर किया है। और लेकिन ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो आपसे 25-30 हज़ार रुपये लेगा, लाजमी लेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोवाइड करने के, वो वैल्यूएबल लेने के आपको पैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि आप उसके इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हो, तो वो जैसा आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हो तो वैसे आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको मेरे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया तो एंजॉय करो, मज़े करो, मतलब। ओके, सो गाइज गुड लक, ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक। सो दुआ में याद रखिएगा, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।